पोस्ट केन्जियन डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर। अब हमने मतलब इन्होंने क्या करा, जैसे एसी और बी होता वैसे करके इन्होंने कह दिया तो पहली तीन थ्योरीज थी उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया कि कीन्स की थ्योरी तक। उसके बाद इन्होंने कहा कि कीन्स के बाद सबके थोड़े थोड़े दिमाग चले और उन्होंने अपनी खुद की थ्योरीज बनाई, तो थ्री थ्योरीज आगे जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है, सो इसमें से नंबर वन है इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। क्या नाम है? इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। तो इसमें दो नए लोग उठे, बॉमल और टॉबिन। ठीक है, कौन है? बॉमल एंड टॉबिन। बॉमल ने 1952 में कुछ इसके बारे में बोला, फिर टॉबिन आया उसने 1956, यस 1956 में इसके अंदर थोड़ा सा अपना योगदान दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली बच्चे इन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन डिमांड तो मनी की है ही है। ठीक है ना, वो क्या था कि अगर हमारे को रोजमर्रा का सामान खरीदना है, एक्सपेंसेस करने हैं, तब हमारे को पैसों की जरूरत है। ठीक है, इस वजह से इसने क्या करा, इन्वेंट्रीज को बोला इन्वेंट्री थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? रियल कैश बैलेंस अप्रोच। तो ये अंडरलाइन कर लेंगे। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट नाम क्या है? रियल कैश बैलेंस अप्रोच। ठीक है, रियल कैश बैलेंस। ओके बच्चा, तो इसने दोबारा से ही बात करी कि हमें पैसा किसके लिए चाहिए? ओनली फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, देन मुझे इन्वेंट्री मॉडल एज्यूम्स दैट देयर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू। किस तरीके से आप वैल्यू को, मतलब कि किस तरीके से आप पैसे को या वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं? नंबर वन मनी, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स विच बियर इंटरेस्ट, मतलब कि शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। यस, so again inventory model assumes that there are two media for storing value. Number one is money and interest bearing alternative financial assets. So it can be any financial asset. ठीक है, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ। देयर इज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर्स। बस इस इंसान ने एक बात करी, देखो ऊपर ना किसी ने भी इस बारे में बात नहीं करी। देखो जो हमने कीन्स की भी थ्योरी पढ़ी, क्या उसने ब्रोकरेज कॉस्ट के बारे में बात करी थी? नहीं। इसने कहा कि देखो जी, सिर्फ और सिर्फ खर्चना, खरीदना ही पैसा, मतलब कि एक फाइनेंशियल एसेट में सिर्फ पैसा खरीदने ही नहीं लगेगा, याद अगर किसी और चीज में भी लगेगा। वो क्या है? जो हम एक मीडिएटर को पैसे, है ना, ब्रोकर को। तो उस ब्रोकर को जो हम पैसे देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोकरेज। क्या कहते हैं? तो इसने कहा कि कॉस्ट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व। अब खुद सोचो बच्चे, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कहीं पे उस पे इंटरेस्ट आ रहा होगा तभी इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो स्टोर कर लोगे। हाँ यार, ये तो हमने पढ़ लिया पहले। तो कह रहे इन्वेस्ट करने पे अगर मेरा खर्चा ही बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है और मुझे ब्रोकर को इतने ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो मैं क्या सोचूंगी? इतना इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा, ब्रोकर बेफालतू में पैसे इतने ले लेगा। ठीक है, इससे बेटर मैं क्या कर लूं, अपने पास पैसा स्टोर ही करके रख लूं। हाँ ये नहीं है? तो ये इन्होंने बात करी थी इस बारे में आज। देर इज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर्स बिटवीन मनी एंड ऑल्टरनेटिव एसेट्स। ठीक है ना, तो कह रहे हैं अगर पैसों को आपने कन्वर्ट करना है फाइनेंशियल एसेट में, तो उसमें एक कॉस्ट हिडन है। वो क्या है? ब्रोकरेज कॉस्ट। एग्जाम्पल, broker charges. While relative liquid assets other than money such as bank deposits offer a positive return. कह रहे हैं अगर ठीक है, हम मान लो कि जो पैसा है उसको हमने इन्वेस्ट नहीं किया, राधा बैंक में सेव कर लिया, तो उसमें इंटरेस्ट तो आएगा, चाहे कम आए चाहे ज्यादा है, कुछ तो आएगा ना, नेगेटिव तो नहीं है ना, कोई खर्चा तो नहीं है। As far as you're not using your ATM cards or making any online transactions या चेक, इन सब पे बैंक चार्जेस लगते हैं, अदरवाइज तो कोई नेगेटिव रिटर्न तो नहीं है, पॉजिटिव है ना, इंटरेस्ट ही आएगा, चाहे 2% आए चाहे 5% आए। हाँ या नहीं? लेकिन कह रहे हैं अगर आप पैसे को फाइनेंशियल एसेट्स में डालते हो, तो फिर उसके लिए क्या और लगेगी? आपके ब्रोकर चार्जेस लगेंगे, ब्रोकरेज कॉस्ट लगेगी। ठीक है, विच इज नेगेटिव। यस, सो कह रहे हैं द अबव सेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ गोइंग बिटवीन मनी एंड दीज एसेट्स जस्टिफाई होल्डिंग मनी। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे आपको फिर दोबारा से अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर खर्चा ज्यादा है, देन यू वुड रादर prefer holding cash than investing it. Why? Because brokerage cost is high. ठीक है, फिर बचे बॉमल ने इस न्यू अप्रोच को फॉर डिमांड एक्सप्लेन किया एज ट्रांजैक्शन फॉर मनी विद द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इसमें जो पैसा है, पैसा इसको कहते हैं ये इन्वेंट्री है। क्या है? इन्वेंट्री है, तभी इसने इसका नाम क्या दिया? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
अभी बता देती हूँ। Baumol asserts that individual hold money for the transaction purpose only, वही बात है, और वही बात है ट्रांजैक्शन क्या है, फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन। उसके अलावा कह रहे हैं अगर वो पैसा एक और तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे, सेव करके बैंक्स में, चाहे एफडी के तौर पे या फिर बॉन्ड्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो बात तो वही है, या तो पैसे को अपने पास सेव कर लो, सेविंग के उससे तरीके आती है तो बैंक में जमा कर दो सेविंग्स में, या एफडी कर लो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शेयर्स और बॉन्ड्स मतलब फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद बच्चे द फॉरगॉन कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो तो बात है, ये अगर से सपोज मैं पैसा अपना बैंक में नहीं जमा करती, अपनी जेब में रखती हूँ, तो वो पैसा जो कि मैं इंटरेस्ट के तौर पे अर्न कर सकती थी, वो क्या मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर फोरगॉन कॉस्ट। लाइक वाइज मैंने बैंक में जमा कर दी है, जो मैं शेयर्स पे अगर से सपोज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ब्रोकरेज कॉस्ट करके नेट कॉस्ट आपकी, सॉरी नेट रिटर्न आपका ज्यादा है, तो फिर बच्चे वो जो एक्स्ट्रा आप लूज करो, से सपोज मैंने बैंक में जमा किया, उसमें मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, शेयर्स पे 10% मिलता है, उसमें मान लो कि 3% मेरी ब्रोकरेज कॉस्ट है, तो 7% मुझे क्या मिलता है, रिटर्न ऑन स्टॉक्स। ठीक है, या फाइनेंशियल एसेट्स। तो बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ थी, शेयर्स में इन्वेस्ट करना 7%, क्योंकि बैंक तो सिर्फ 5% दे रहा है, अब मैंने बैंक में लगा रखे पैसा, तो वो क्या है 2% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो क्या है बेनिफिट फोरगॉन। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस सुन लेंगे। Then बच्चे money that people hold in the form of currency and demand deposits which are very safe and riskless but pay no interest। मैं अपनी जेब में पैसे रखे रखूं, क्या वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, रिस्कलेस तो है, उसमें रिस्क तो नहीं है, मेरी जेब में पैसा पड़ा है ना कम होगा ना ज्यादा हो, रिस्क नहीं है, बट ज्यादा भी तो नहीं हो रहा, ज्यादा भी तो नहीं। यस, while bonds and shares provide return but are risky also। हाँ या नहीं, risk return trade off। yes, more the risk more the return, less risk obviously या तो no return है या minimum return है। हाँ या नहीं है। तो अभी तक इसने क्या बातें करी सुनो। पहली बात, इसने कहा कि ट्रांजैक्शन के लिए ही पैसा चाहिए, और उसको हम क्या कहेंगे, कैश बैलेंस अप्रोच, नहीं सॉरी कैश बैलेंस नहीं है, इसका दूसरा नाम क्या था, रियल कैश बैलेंस। यस, रियल कैश बैलेंस। कैश बैलेंस अप्रोच कौन सी थी हमारी, नहीं, आई थिंक इसको कहते थे कैश बैलेंस, कैम्ब्रिज अप्रोच। यस, कैश बैलेंस अप्रोच, तो वो क्या थी, रियल कैश बैलेंस, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, कैम्ब्रिज अप्रोच का दूसरा नाम क्या था, रियल सॉरी कैश बैलेंस, और ये जो इन्वेंट्री है इसका नाम क्या है, रियल कैश बैलेंस। सो इसने कहा कि पैसा जो हमारे को चाहिए वो क्यों है, ओनली फॉर ट्रांजैक्शन, और जो हम पैसा है वो किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, या तो मनी के फॉर्म में या फिर फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करके। फाइनेंशियल एसेट्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक कॉस्ट लगेगी जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकरेज कॉस्ट, बट उसके अलावा हमारे को रिटर्न का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे को लगा सकता है। अब वो रिटर्न क्या है, जो पैसा बच्चे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया और अपने पास रख लिया, तो जो इंटरेस्ट फोरगॉन हो गया उसको मैं क्या कहूंगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पे आ जाएंगे, और हमने रिस्क के बारे में बात करी, जेब में पैसा पड़ा है तो अगर वो रिटर्न नहीं दे, रिस्की नहीं है तो रिटर्न्स भी कुछ खास नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम, सुन लो, अगर हम बच्चे शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते, दो दे आर रिस्की बट एट द सेम टाइम दे आर इवन गिविंग मी मोर रिटर्न्स। यस, उठे हुए हैं सारे, समझ आ रहा है बच्चे। उसके बाद इसने कहा Baumol questions why people hold money in the form of currency or cash or demand deposits instead of saving deposits, which are quite safe and risk free and also earn some interest as well। तो कह रहे हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट्स जो है सेफ भी है, उसमें कोई खास रिस्क नहीं है, और रिटर्न भी इसके अंदर है। तो इसने पूछा कि लोग इन्वेस्ट या तो ये कहते हैं हम जेब में रखते हैं, या फिर क्या करें फाइनेंशियल एसेट्स पे इन्वेस्ट करें, क्या बेटर है सेविंग्स में करो ना। हाँ या नहीं। Then, according to him, it is a convenience and the capability of being easily used for transaction purposes। कह रहे रीजन क्या है कि लोग अपनी जेब में पैसा क्यों रखते हैं, बैंक में ना रखे, कि जब भी मुझे जरूरत है, देखो मैं बैंक में जाऊंगी विड्रॉ कराऊंगी, इट इज कंपैरेटिवली
लेंदी प्रोसेस, पुरानी बात है। ठीक है, अब तो नहीं, अब तो जल्दी हो जाता है सब कुछ ही। तो कह रहे हैं उस टाइम पे बहुत मुश्किल था, अब क्या है, मुझे अगर चाहिए मेरी जेब में पैसे, मैं फटाफट खर्च करके सामान ले सकती हूँ। यस, कह रहे हैं ये कारण है। ओके, देन बच्चे बॉमल एंड टॉबिन प्रोक्लेम द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर जहां पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा, आप वहीं पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा बच्चे, ये मैंने आपको समझा दिया कि लोग जो है क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर कॉस्ट कम है और बेनिफिट जहां पे ज्यादा है वहीं पे लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो जेब में रखें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब ये फॉर्मूला है, यू हैव टू लर्न दिस। इसने कहा कि जो हमारी डिमांड फॉर मनी है ना, डिमांड फॉर मनी कैश बैलेंस, इट डिपेंड्स अपॉन बी इज योर ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है, वाई इज योर इनकम डिवाइडेड बाय आर इज योर रेट ऑफ रिटर्न। इसका अंडर रूट लेकिन अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या है, मेरी बात समझ लो थोड़ा सा, मतलब मैं कोशिश करती हूँ अगर समझ आ सके, क्योंकि आपने भी कॉस्टिंग नहीं पढ़ी है। जब हम कॉस्ट पढ़ते हैं ना बच्चे, जब नेक्स्ट टाइम आपके वो आएगा आईपीसीसी में, तो कॉस्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसमें एक हमारे पास टॉपिक होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या होता है उसमें ना, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं ईओ क्यू, इन्वेंट्री ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब एट व्हाट लेवल इज कंसिडर्ड सेफ। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर आप दुकानदार हो, सोचो, ठीक है, रिटेलर हो, होलसेलर हो, कुछ भी कह लो, अभी तुम्हारे पास सामान अगर तुम्हें आगे बेचना है तो अपने पास गोदाम में माल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब कौन सा ऐसा लेवल है जहां तक आप स्टॉक्स जो है अपने पास रखोगे, और कौन सा ऐसा लेवल है जिसके बाद आप जो है न्यू परचेजेस करोगे, वो डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इकट्ठे बहुत सारा माल बना लिया, ले मंगवा लिया सॉरी, तो फिर आपके इस जगह नहीं है रखने की, एक और गोदाम मेरे को हायर करना पड़ेगा, हाँ या नहीं, तो उसकी कॉस्ट होगी रेंट वगैरह की, हाँ या नहीं, पिल्फर की भी कॉस्ट होगी, प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट होगी एक वेयर हाउस से दूसरी जगह और फिर दुकान पे। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं बहुत कम इन्वेंट्री रखती हूँ और मेरे पास एकदम से खड़े पैर सप्लायर भी माल नहीं पहुंचा पा रहा और मेरे को आगे प्रोडक्शन करनी है, तो मेरा काम खड़ जाएगा। तो जो बेनिफिट या प्रॉफिट मुझे हो सकता था वो भी लॉस हो जाएगा। यस और नो? तो इसके लिए कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो कॉस्टिंग का पार्ट है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कौन सा ऐसे लेवल है जिसपे हम दोबारा से रीऑर्डर करेंगे, रीऑर्डर लेवल भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम पड़ेगी। ऑर्डरिंग, देन स्टोरेज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सारी कॉस्ट, ये 3 तरह की कॉस्ट होती है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगी, वो कॉस्टिंग में पड़ेंगे। अभी ये क्या है, नाम बताओ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहाँ पे इन्वेंट्री किसकी बात कर रहे हैं, सामान की कि पैसे की? ये तो क्लियर है, डिमांड फॉर मनी पड़ रही है। तो कह रहे कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे हमें पैसा अपनी जेब में रखना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए इसने वही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, बस यहाँ पे ब्रोकरेज फीस ले ली इसने इंस्टेड ऑफ कैरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, कुछ होती है, छोड़ दो एक बार के लिए, सिर्फ ये कि इसने कह दिया। ये फॉर्मूला ना कहाँ से आया मैं ये बता रही हूँ, ये फॉर्मूला आया है कॉस्टिंग के चैप्टर से। ठीक है, ये कॉस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मेथड है जो कि आप बीकॉम में भी पढ़ेंगे, आईपीसीसी में भी पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर एक फैक्ट्री वाला जो अगर अकाउंट्स बनाता है कॉस्ट के, वो इसके बेसिस पे ही ऑर्डर करते हैं। ठीक है जी, तो बच्चे कह रहे हैं ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, अब इसने यहाँ पे यूज कर लिया, कह दिया कि कितना बैलेंस आपको कैश का रखना है, वहां पे हम गुड्स का रखते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितना बैलेंस हमारे हमेशा हमारे पास कैश में होना चाहिए। समझ आ गई बात? यस। सो इसने वही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, बस इसने क्या करा, कैरिंग और इन्वेंट्री बाकी जो कॉस्ट होती थी उनको हटा दिया। बस क्या कहा कि रेट ऑफ रिटर्न, वहां पे भी रेट ऑफ रिटर्न होता था कि कितना रिटर्न मुझे मिल जाएगा अगर मैं पैसा स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट। ठीक है, तो आर तो नीचे है ही, बस यहाँ पे ब्रोकरेज कॉस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, दिस मीन्स दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल व्हिच मिनिमाइजेस कॉस्ट। आ गया ना, मिनिमाइज कर रहा है कॉस्ट, बात तो समझ आ गई ना कि कितना ऐसा पैसा मेरे पास होना चाहिए जो कि मेरे फालतू के एडिशनल कॉस्ट ना लेके आए। मिनिमाइज कॉस्ट करता है कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2
इन 2 टाइम्स ऑफ ब्रोकरेज फीस, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो अंदर 2 हो जाएगा तो नॉर्मल आ जाएगा आंसर ना आगे। समझ रहे, मैथमेटिक्स आप मेरे से ज्यादा समझते हैं। 2 into brokerage fees multiplied with the individual's income. Obviously it depends upon the income that you hold. तभी तो, अगर पैसा होगा तभी तो मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगी, हाँ या नहीं। तो जितना मेरे पास पैसा है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 टाइम्स ऑफ ब्रोकरेज कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस मेथड को अंडरलाइन कर लेंगे, इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर रूट रूल। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट रूल कहते हैं इसको। ओके गाइस, इजी लग रहा है? दोबारा से, अभी तक आपके लिए बच्चे में करा देती हूँ भाई। हमने जो स्टार्ट किया दैट इज इन्वेंट्री अप्रोच, ठीक है, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। इसने दोबारा से बात बोली कि हमारे को पैसा सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होता है फॉर डे टू डे बैलेंसेस, राइट। तो ये 2 बंदे हैं जिन्होंने इसके अंदर योगदान दिया, एक है बॉमल और दूसरा है टॉबिल। ओके, ये नाम याद रखने पड़ेंगे, किसने दिया है? बॉमल एंड टॉबिल। इस अप्रोच का दूसरा नाम है रियल कैश बैलेंस अप्रोच, ठीक है। इसने कहा कि जो पैसा है वो 2 चीजों के लिए मुझे चाहिए, या तो मनी जो अपनी जेब में रख रही हूँ, ठीक है, या फिर मेरे पास जो पैसा है वो मैं फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अगर मैं फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करती हूँ तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन इसने पिछले वालों में जैसे उन लोगों ने क्या बात नहीं करी थी ब्रोकरेज कॉस्ट के बारे में। समझते हैं, जो हम ब्रोकर को कमीशन देते हैं पैसा लगाने के लिए, कह रहे हैं कि वो भी तो ध्यान रखो ना, वो कौन ध्यान रखेगा उसको, इसने ब्रोकरेज चार्जेस बोला, ठीक है। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट माइनस ब्रोकरेज कॉस्ट अगर मुझे कुछ पॉजिटिव दे रहा है तब तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, नहीं तो मैं अपने पास जेब में पैसा बचा के रख लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या बात करी, इसने कहा कि एक क्वेश्चन खुद ही इसने मेरे दिमाग में पूछा, इसने बोला कि लोग सेविंग्स बैलेंस में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते जबकि उसमें कोई रिस्क भी नहीं है, पॉजिटिव रिटर्न भी मिल रहा है, हाँ या नहीं? क्योंकि जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो रिस्की है, चाहे उसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है, चाहे उसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है, बट फिर भी वो रिस्की है, ठीक है। और जो जेब में मेरे पैसा पड़ा है वो बिल्कुल रिस्कलेस है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं है। तो इसने कहा सेविंग्स में क्यों नहीं लगाते लोग पैसा, तो इसने कहा, उसका आंसर दे दिया इसने खुद ही बोल दिया, कह रहे इस वजह से नहीं लगाते क्योंकि इनकन्वीनियंस है कि बार बार जाके मैं पैसा विड्रॉ करके लाऊं, एकदम मुझे पैसे चाहिए तो मैं कहां से निकालूंगी, तो वो जेब में से आएगा। क्लियर है? उसके बाद बच्चे, इसने एक वो वाली बात भी करी लॉस के बारे में, जो कि क्या है, एक तो सिंपल सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात है कि जहां पे भी पैसा ज्यादा मिल रहा होगा मुझे वहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कम में जाती हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो बेनिफिट में फोरगो कर देती हूँ। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी होती है जो कि आप लास्ट टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, दैट इज कैपिटल लॉस। अगर वैल्यू कम होगी तो मुझे लॉस हो सकता है, अगर ज्यादा होगी तो कैपिटल गेन, गेन तो मुझे ओके है, लॉस में मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर इसने क्या बात बोली, और इसने ही मैंने आपको बता दी सेविंग्स वाली बात, ओके। देन इसने ही बोला कि लोग जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं बिफोर मेकिंग श्योर दैट हाउ मच मनी दे शुड होल्ड। एंड दिस इज नॉट लाइक ऐसे ही मजाक नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल। मेरे को याद नहीं है सीए में मैंने ऐसी कोई चीज पढ़ी है, बट जब मैंने ऐसे सीए करी है तो उसमें कैश बैलेंस को भी मैनेज करने के लिए ये अप्रोच है सेम, प्रैक्टिकली, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो लोग रियलिटी में जो ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, इनको भी तो देखना है ना कि मुझे हर रोज कितना पैसा अपने बिजनेस में चाहिए, ताकि मैं सरप्लस, यहाँ पे इसमें एक छोटी सी बात करी हुई है, लेकिन मैं आपको वैसे एक बैकग्राउंड दे देती हूँ। ये जो है बैलेंस क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमने सोच लिया कि हमारे बिजनेस में एक महीने में से सपोज 10 लाख रुपए लगते हैं, कैश चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जितना भी पैसा, मैंने तो वो डिमांड करूंगी कि कंपनी का पैसा कितना। अब मुझे पता है सारे ये फॉर्मूला लगाने के बाद कि मेरे पास 10 लाख रुपए महीने के खर्चे ही चाहिए, अगर उससे एक्स्ट्रा मेरे पास कोई कैश बैलेंस है ना, मैं वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दूंगी, मतलब ताकि मुझे रिटर्न। समझ आ रही है पिक्चर? ठीक है। और अगर बच्चे मेरे पास पैसा कम आता है, मेरे को चाहिए कितना बैलेंस, 10 लाख, लेकिन मेरे पास सिर्फ 7 लाख है, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा अज्यूम किया जाता है यहाँ पे कि पहले ही कुछ सिक्योरिटीज थी मेरे पास, उसको मैं बेच के यहाँ पे पैसा। क्लियर है? सो इसका फॉर्मूला है बच्चे, ये हमने अंडर अंडर रूट, ठीक है, ऑफ 2 into ब्रोकरेज इंटू इनकम ऑफ द कंज्यूमर होल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ। क्लियर? मतलब ये स्क्वायर रूट इसको सबको अंडर लेके आ रहा है, आर भी इसके अंडर ही है, ठीक है ना, होल स्क्वायर रूट है ये, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, स्क्वायर रूट रूल, ओके। और एक और जो पूरे इसका नाम है वो क्या है, रियल कैश बैलेंस अप्रोच, ठीक है। श्योर?
तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इसमें भी है ही है, मतलब ये मैंने इस एसीसीए में बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली करा है। That if you have excess cash, you should buy securities. But if you have deficit cash, then you must sell existing securities ताकि आप अपना वो मेंटेन कर सको कैश। क्लियर है बेटा? लिख लो ये वाली बात। सो ऑप्टिमम कैश बैलेंस मैंने आपको बता दी ना, जो आपको बढ़िया कैश बैलेंस है जिससे आपको लॉस कोई नहीं होगा, उसका फॉर्मूला यही है, अभी हमने करा 2 × B × Y होल डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट इज फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। जो क्यूटीएम किया था ना हमने, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये मिल्टन फ्रीडमैन आया, इसने क्या करा, कुछ चेंजेस लाए इसमें थ्योरी में। ये कहता कि कुछ मुझे एडिशन से क्या आने हैं इसमें। ओके, सो बच्चे, मिल्टन फ्रीडमैन एक्सटेंडेड कीन स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एसेट प्राइस थ्योरी। तो एसेट प्राइस थ्योरी किसका नाम था, लिख दो। केनजियन थ्योरी। आ जाओ दिखा देते हैं। हमने अंडरलाइन भी किया हुआ। रिवाइज क्या करो बच्चे, अब टाइम नहीं है इतना ना। एसेट प्राइस। एसेट प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं उसकी, कीन्स की ना। इसमें आई थिंक आई रेड समवेयर, इसमें नहीं लिखा हुआ, बट एसेट प्राइस थ्योरी किसकी थी, कीन्स की थी। ओके, सो मिल्टन फ्रीडमैन ने केन्जियन अप्रोच किसकी, जो प्रिकॉशनरी सॉरी स्पेकुलेटिव मेजर था। स्पेकुलेटिव क्या था? क्या पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट करोगे, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे। याद करो कि जहां पे आप या तो लॉन्ग टर्म में करोगे या फिर आप कहाँ करोगे, बॉन्ड्स में, शॉर्ट टर्म में नहीं, बॉन्ड्स में। ठीक है, अगर आपका RN इज ग्रेटर देन RC, क्रिटिकल से ज्यादा है RN, तो आप क्या करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, बॉन्ड्स में, बिकॉज प्राइस जो है वो बढ़ेगा। राइट? और अगर उल्टा है तो, हाँ, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। याद है मैंने डायग्राम ड्रॉ कराया था, पूरा अच्छा खासा डिस्कशन किया था, रिवाइज किया करो बच्चे। सो बच्चे, फ्रीडमैन ट्रीट्स डिमांड फॉर मनी एज नथिंग मोर देन एप्लीकेशन ऑफ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स। तो इसने कहा कि इसको ऐसा लगता है कि पैसा जो है वो कहाँ पे और लोग डिमांड करते हैं, फॉर इन्वेस्टिंग इन कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स मतलब वही यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रही है। ओके, डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय द सेम फैक्टर्स। नंबर वन, परमानेंट इनकम, मेरे पैसों के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना कमा रही हूँ। अगर मैं ज्यादा कमा रही हूँ तभी मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर मैं कम कमा रही हूँ तो मैं कम इन्वेस्टमेंट करूंगी या नहीं करूंगी, हाँ या नहीं। नंबर टू, पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न, है ना, रिलेटिव रिटर्न्स ऑन एसेट्स। सो जहां पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा होगा आई विल इन्वेस्ट देयर, जहां पे रिटर्न नहीं मिल रहा वहां पे नहीं करूंगी, कम मिल रहा है तो वहां पे नहीं करूंगी। ठीक है जी। सो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वही पता है, हायर द रिस्क, बट अगर रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क के साथ रिटर्न ज्यादा होगा। ठीक है, अगर रिस्क कम होगा तो अकॉर्डिंगली रिटर्न्स भी कम होंगे। वेरी गुड। सो फ्रीडमैन मेंटेन्स इट एज अ परमानेंट इनकम एंड नॉट करंट इनकम, बस ये फर्क है। इसे का अभी की नहीं, परमानेंट, जितना मैं ओवरऑल कमाती हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक दिन की कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एज इन द कीन्स थ्योरी, कीन्स में करंट इनकम बोली थी ना उसने कि अभी मेरी क्या इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ या नहीं। और इसने क्या बोला, इसने कहा परमानेंट इनकम है। सो इसे यहाँ पे परमानेंट इनकम का मतलब क्या है, अभी और फ्यूचर में मेरी आने वाली इनकम, कम ज्यादा मिला। ओके, फ्रीडमैन मनी एज अ गुड एज अदर ड्यूरेबल कंजम्पशन फंक्शन इज ग्रेट नंबर ऑफ फैक्टर। छोड़ो इसको, 4 डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ने हैं। इसने बोला कि ये 4 डिटर्मिनेंट्स हैं, 4 फैक्टर्स है जिसके ऊपर मेरी ये जो है डिमांड फॉर मनी वो डिपेंड करती है। सो नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज, इट इज अ फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ। ठीक है, टोटल वेल्थ कैसे आएगी बच्चे, परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। जितनी टोटल इनकम है डिवाइड कर दो, डिस्काउंट रेट क्या होता है किसी को पता है?
डिस्काउंटिंग अभी आपने कभी सीखा नहीं होगा, समझ लो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। सो कभी ये भी करा तो नहीं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस वगैरह तो नहीं आए अभी, बहुत फॉर्म में आएंगे। नहीं किया होगा। ना ना, अकाउंट्स नहीं। वो तो बहुत लिमिटेड सा था, वो तो टॉपिक टॉपिक होगा ना। आ जाओ बच्चे, यहाँ पे क्या है, ये क्या कहते हैं, आज का 1 रुपया। ठीक है, आगे आने वाले सालों में क्या 1 रुपया रहेगा कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? श्योर ना? आज जो 1 रुपया है, आज से 10 साल बाद क्या 1 रुपए में अगर मैं एक टॉफी खरीद पा रही हूँ, क्या 10 साल बाद 1 रुपए में एक टॉफी आएगी कि नहीं आएगी? सो दैट मीन्स आज की जो 1 रुपी है उसकी वैल्यू लक्ष्य क्या होने वाली है, धीरे धीरे कम होने वाली है। वेरी गुड। तो बच्चे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना फॉल आएगा, ठीक है, अब वो क्या है, एक अंदाजा है। कह लो बिजनेसेस इसको एक तरह का अंदाजा लेके चलते हैं, 10%, 20% फॉल आएगा, या फिर कह लो 5% आएगा, 3% आएगा, तो उसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, मैं थोड़ी सी ना सब्जेक्ट से ज्यादा डिटेल में बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, तब मैं कर रही हूँ, क्योंकि कल को जब आप आईपीसीसी में बैठेंगे, हो सकता है आपकी टीचर आपको बेस से ना पढ़ाए, क्योंकि मैंने आई हैड मेरे टाइम में देवर नो फेस टू फेस क्लासेस, लाइक लिमिटेड थी। ठीक है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई इन चीजों को समझने में, क्योंकि मुझे बेस ही नहीं आता था। आप समझो, क्योंकि टीचर मेरे को फाउंडेशन में किसी ने बेस नहीं सिखाया इसका। ठीक है, ये हमारे टाइम पे था ही नहीं, जो भी कह रहे हो मुझे नहीं याद। और उसके बाद आईपीसीसी में भी किसी ने नहीं सिखाया, सीधा फाइनल में एसएफएम की मैं क्लास में बैठी हूँ और सर कुछ एक डिटेल टॉपिक करा रहे हैं, मुझे बेसिक्स ही नहीं आते थे। आप समझ रहे हो, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लूंगी प्लीज, के कोप कर लेंगे वैसे। अब अच्छा, डिस्काउंट रेट क्या है दोबारा से? कि आज जो 1 रुपए की वैल्यू है वो आज से 10 साल में वो सेम नहीं रहेगी, इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू फॉल। तो मैं क्या कर लेती हूँ, हाइपोथेटिकल रेट जो है उसको assume कर लेते हैं कि हर साल 1 रुपए की वैल्यू 10% से कम होगी, एग्जैक्ट। ठीक है, तो जो 10% है डिस्काउंट क्या है, ओके, डिस्काउंट। तो अब क्या हुआ, से कुछ थोड़ा डिटेल में समझाना चाहती हूँ। आप आज यहाँ खड़े हैं, ओके, आज आप यहाँ खड़े हैं, आज डेट लगा लो, से सपोज 1/4/25 है। ठीक है, 1 अप्रैल 25 पे आप खड़े हो, आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे लगाने हैं बच्चे, और आपको लगता है कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये कितने साल तक चलने वाला है, कह लो 10 साल। तो 31 मार्च, 10 साल इज 35। ठीक है, अब मैंने जो 1 रुपया लगाया है वो इस दिन पर कम हो गया, बट कितने रेट से कम होने वाले, 10% से कम हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ बच्चे, हर साल इसकी एक वैल्यू निकाल देती हूँ और उसको मैं क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, या तो रेट ऑफ रिटर्न से, नहीं तो एक और कैलकुलेटर टेक्निक होती है, डिवाइड कर दो उसको। ठीक है, कैसे? से सपोज मैंने आज 1,000 रुपया लगाया, ठीक है, या तो आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, आज की वैल्यू 1, लेकिन अब ये क्या होने वाली है, कम होने वाली है, कम होने वाली है, समझ रहे हो ना? तो क्या मैं इसको और बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो छोटी हो जाएगी ना, ये वैल्यू 1 से डिवाइड करूंगी तो 1,000 आएगा। 1,000 को 1.1 मतलब आज 1, और उसका 10% जो कम होने वाला है, 0.1। यस और नो? उससे डिवाइड करते हो तो करना कितना आएगा, 900 समथिंग आएगा। है कैलकुलेटर्स आप लोगों के पास? इको के पेपर में कैलकुलेटर मत लेके जाना भूलना, ठीक है? पता है ना, क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, 909.09, यस। 9, तो इसका मतलब कल 1 साल बाद 1,000 की वैल्यू 909.09 आएगी। फिर से डिवाइड करो उसको 1.1 से, 829 के आसपास आए, 826.44, फर्दर डिवाइडेड बाय 1.1, 7। ठीक है, अब बच्चे ये क्या है, ऐसे ऐसे फर्दर डिस्काउंट, इसको मैं डिस्काउंटिंग, देख रहे हैं डिस्काउंट हो रहा है, कम 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 वैल्यू होगी। इसको मैं 10 साल तक वैल्यू निकाल दूं, क्योंकि मेरे पास 1,000 रुपया आज मैंने इन्वेस्ट किया था, उसकी वैल्यू कल को भी नहीं। इसको और इजी करने के लिए आपको ना इनमें टेबल्स दिए होते हैं, डिस्काउंटिंग चार्ट बोलते हैं।
एन्युटी फैक्टर होता है इकट्ठे 10 साल में क्या वैल्यू हो जाएगी डिस्काउंट करके, तो उसका एक तरीका और भी होता है, दिखाओ इसमें। 1.1, सॉरी 1 डिवाइडेड 1.1 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस 10 टाइम्स। फर्स्ट टाइम इक्वल टू जब आते हो तो वो फर्स्ट ईयर की वैल्यू ऑलरेडी आ गई, तो आपने उसके बाद उसको एनवाइज कर दो, मेमोरी रिकॉल उसको हम जब आगे डिवाइड करोगे ना उससे चलो ये एंड की वैल्यू ऑलरेडी नंबर की वैल्यू की दूसरे की वैल्यू ऑलरेडी लेके आ थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्काउंटेड तो मैंने बात की भी जब कभी आप फाउंडेशन की बात की होगी देखो एक फॉलो करनी उससे काट सकती हूँ, जैसे अगर मैं क्लास में नाम नहीं बताएगा, वैसे एक ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर टीचर का आएगा ऑब्वियसली आएगा, अच्छी टीचर पास ही लगोगे, पर मैं आपको बता रही हूँ ये जो होती है टू कैरी फॉरवर्ड एंड टू मेक श्योर व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर द 10th डे, सॉरी 10th ईयर, दैट इज समथिंग, तो ये क्या है कि आज की इनकम जो कि आज की नहीं है प्लस फ्यूचर, इसे दोनों लेना, तो इससे क्या करा परमानेंट है, आज की इनकम प्लस फ्यूचर इनकम दैट इज परमानेंट। 10 साल में मुझे लगता है कि मैं इतना ही पैसा कमाने वाली हूँ, ठीक है, बट एट द सेम टाइम रेट ऑफ इन्फ्लेशन आएगी और पैसे की वैल्यू गिरने वाली है, पैसे की वैल्यू गिरने वाली है। तो जो इनकम मैं आज सोच के बैठी हूँ उसकी परचेसिंग पावर 10 वो निकाल, तो उसको हम डिस्काउंट रेट से डिवाइड, समझ आ रहा है पहला पॉइंट। प्रैक्टिकल नहीं है थियोरेटिकल है, थियोरेटिकली इसको दिमाग में डालना औखा था इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझा दिया। ये समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग का मतलब समझ आ गया। तो अगर मैं आपको बता रही थी कि अगर बाद में एसएफएम वगैरह जब आप पढ़ोगे तो उसमें चार्ट्स गिवन होता है, आपने सीधा आपको वैल्यू गिवन होगी कि 10th ईयर में ये डिस्काउंट वैल्यू तो 1000 डिवाइडेड बाय सिंपल कर दो 10वें साल में आपके वैल्यू आ जाएगी, चार्ट्स यूजुअली गिवन होते हैं, ओके, नहीं तो वैल्यू गिवन होगी पेपर क्वेश्चन में कि 10वें साल में ये वैल्यू है, तो सिंपल बट डिवाइड इजी, ओके। सो ये रीड करो, it is a function of total wealth which is represented by permanent income divided by discount rate defined as average return on the 5 asset classes in the monetarist theoretical world। तो ये कह रहे 5, ये जो वेल्थ है वेल्थ में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, तो 5 चीजें इंक्लूडेड है, मनी, bonds, equity, physical capital and human capital, okay, okay guys, simple। what is physical capital? सामान जितना भी है मेरे पास, एसेट्स और ह्यूमन कैपिटल क्या है, हेल्थ एंड माइंड, गुड, सब कुछ, राइट। नंबर 2, इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल, यस, अगर द प्राइस लेवल राइज होगा डिमांड फॉर मनी विल राइज, इफ द प्राइस लेवल फॉल्स व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर मनी, इट विल आल्सो फॉल। ये तो बेसिक है। फर्स्ट तो समझ आया था ना, पी वाई डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट विच विल गिव यू व्हाट, योर टोटल वेल्थ। सेकेंड इन्होंने कहा प्राइस लेवल, अगर प्राइस लेवल ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी विल बी मोर, अगर प्राइस लेवल कम है तो डिमांड फॉर मनी विल ऑल्सो बी लेस। राइज इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, बच्चे अगर मैं अपनी जेब में ही पैसे रखे रखूं और बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, yes or no? So I would want to invest money and hold less money in my hands. Then it is influenced by inflation. If inflation increases, what happens? Real value of money falls. Yes or no? तो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, so बच्चे it is influenced by inflation, a positive inflation मतलब increasing rate of inflation, positive का समझते हैं ना, increasing reduces the real value of money balance thereby increasing the opportunity cost of holding money, yes, then you would want to obviously hold money, ठीक है, if you don't hold money then what happens, हाँ मतलब हमारे को चाहिए ही चाहिए, तो मैं इंटरेस्ट के ऊपर उस टाइम ध्यान नहीं रख सकती, मुझे ट्रांजैक्शन के लिए भी ज्यादा पैसा चाहिए, क्लियर है। 5, ये जो 4 चीजें हैं। नंबर 1 क्या है, आपकी टोटल वेल्थ, वो कैसे आएगी, पी वाई डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। सेकंड मेरे पास आएगा प्राइस लेवल, अगर प्राइस लेवल ज्यादा है मतलब इंडेक्स जो हम निकालते थे वो ज्यादा है तो मुझे पैसा अगेन ज्यादा चाहिए, ठीक है, अगर कम है तो कम चाहिए। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर तो बाहर में पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकती हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रेफर करूंगी देन होल्डिंग मनी, ठीक है। एंड लास्ट क्या है,
इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर पॉजिटिव है तो रियल वैल्यू ऑफ मनी फॉलो होते हैं, दैट मीन्स आई वांट मोर मनी इन माय हैंड्स. ओके गाइस. लास्ट, डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क. ये सिर्फ सिर्फ टॉबिन, जो ऊपर बॉमल एंड टॉबिन थे ना इन्वेंट्री में, उसमें टॉबिन ने कहा कि मैं थोड़ा सा और इसमें एक्सटेंड करना चाहता हूँ अपना काम, और उसने एक और थ्योरी यहाँ पे दे दी. ठीक है, लास्ट है, डोंट वरी. Tobin, an American economist, in his analysis makes a valid assumption that people prefer more wealth to less. Obviously, किसको कम पैसा चाहिए, किसको कम वेल्थ चाहिए, हर एक को ज्यादा चाहिए, तो उसने ये बात करी. Then, according to me, investors is faced with the problem of what proportion is portfolio of financial assets he should keep in the form of ready money and in the form of investment such as bonds. फिर उसके बाद इसने ये क्या कहा, इसने कहा अगर आप इन्वेस्टर हो, तो अब इसकी वही सेम बातें कर रहा है, कोई अलग नहीं करी. इसने कहा कि आप मुझे एक बात बताओ, आप इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसा है, तो आपके पास सबसे बड़ी उधेड़बुन या डायलेमा क्या है कि आपको पैसा कितने कितना इन्वेस्ट करना है. ये तो है. एक तो उसने बोला ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे साथ चाहिए, मोर देन प्रेफर टू लेस. नंबर सेकंड, he said that investors are always there is problem then how much money we are going to hold and how much we are going to invest. तो मैं अभी को बात है. तो what is the meaning of portfolio? Portfolio management again a very big topic of your final exam, मतलब final level. इसमें क्या है, पोर्टफोलियो का मतलब, पोर्टफोलियो का मतलब बता था तुम्हारे लेवल पे. तो पोर्टफोलियो क्या होता है, जो इन्वेस्टर है, ठीक है. मैं दो तरीके होते हैं, एक का फॉरेन ओनरशिप ऑन कर लेती हूँ. अब दूसरा तरीका क्या होता है कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं. अब यहाँ पे क्या है, से सपोज मुझे पैसा तुम्हें इन्वेस्ट कर, अब एज अ रैशनल पर्सन आप सारे स्टॉक मार्केट में प्रो नहीं, ठीक है, आप केवल तो बहुत ज्यादा तेज नहीं हो. अब मुझे एक बात बताओ, आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहते हो, कि ऐसी की जहाँ पे रिटर्न क्या है, और बहुत ज्यादा बिल्कुल ही पैसे ना डूब, बैलेंस तरीके से अपने पैसे, आप क्या करोगे कि ठीक है, वो तो मैं कहता हूँ मोर देन मोर, उसकी भी काफी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ स्टॉक मार्केट में कि सारे सारे पैसे काम करो रिस्क इन्वेस्ट करो. तो मैं क्या करना चाहूंगी, कुछ रिस्की में करके रिटर्न का एट द सेम टाइम इतना भी नहीं करना चाहती कि सारी में रिस्की में कर दूं और मेरे पास सिक्योरिटी करना चाहूंगी. तो ये जो तरीका है जिसमें मिक्स एंड मैच करके मैं बाकी टोटल आपके बास्केट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी ही रखती हूँ. कुछ में रिटर्न ज्यादा है, कुछ में रिस्क बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि रिस्क अगर ज्यादा है तो ये रिटर्न है, कुछ रिस्की हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, और कुछ लो रिटर्न बट वेरी सेफ म्यूचुअल फंड आ गए, बहुत एक डिफरेंशियल आ गए, एक इक्विटी से आ गए, आगे बस बास्केट में ले रही हूँ तो दैट क्लियर. सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रही है, कैसे देखो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, व्हाट पोर्टफोलियो द फॉर्म रेडी मनी, मतलब कितना पैसा मुझे अपने हाथ में रखना चाहिए और कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरे लिए परेशानी है. क्लियर है. Next, according to him, when individuals are faced with various safe and risky assets, they diversify their portfolio. मैंने समझा दिया ना डाइवर्सिफिकेशन. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि मैं क्या करूं, डाइवर्सिफाई करूं, अपने रिस्क को हेज करने की कोशिश करूं, एट द सेम टाइम रिटर्न्स अर्न करने की कोशिश करूं. तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है हमारी कंट्री में, वो जो इतने पैसे कैसे कमाते हैं, ऐसे ही हम लोगों को पैसे से हम इन्वेस्ट करते हैं, उनको कुछ कमीशन देते हैं, और वो क्या करते हैं अपनी सूझबूझ से कुछ रिस्की और कुछ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाते हैं. क्लियर है. अकॉर्डिंग टू हिम एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर शोज रिस्क एवर्जन व्हिच मींस प्रेफर. अब रिस्क एवर्जन देखो, दो तरीके हैं. रिस्क एवर्स का मतलब होता है कि मैं डरपोक हूं और मैं रिस्क को अवॉइड करना चाहती हूँ. अगर मैं रिस्क अवॉइड करना चाहती हूँ तो बच्चे मैं किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करूंगी, safe or which are less risky. ठीक है, at the same time obviously if there is less or low risk or no risk, what will be the return? Very less, very good. या फिर दूसरा क्या है,
अगर मैं रिस्की इंसान हूं, व्हाट वुड आई वांट? मोर रिस्क लूंगी, मोर रिटर्न लूंगी, हाँ या नहीं? तो दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं हमेशा। एक रिस्क एवर्स जो बचने की कोशिश करते हैं, और दूसरा जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं। ओके, सो बच्चे, if an individual chooses to hold greater proportion of risk such as bonds or shares in his portfolio, he will be earning high average rate of return but will bear high degree of risk। ये तो हमने समझ लिया ना, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की बात कर रहे हैं। टॉबिन आर्ग्यूज दैट रिस्क एवर्टर, मतलब ऐसा इंसान जो कि रिस्क अवॉइड करना चाहता है। यशिका क्या हुआ? मच्छर काट रहे हैं? ये बात है, हम आपको नहीं गए। ये तो पीछे का स्मेल तो नहीं प्रॉब्लम होगी? इधर आ जाओ, नहीं तो आके। ओके, सो बच्चे, अब इसने यही बात करी, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। सो व्हाट विल अ रिस्क एवर्टर वांट टू डू? ही वुड चूज सच अ पोर्टफोलियो जहाँ पे रिस्क अगर है भी है तो रिटर्न के साथ कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी है जो कि रिस्क फ्री है, ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, सो बच्चा, he will choose a portfolio with all the risky bonds or greater proportion of them। he will not choose, sorry, ठीक है, he will not choose risky investments, he would rather choose safer investments। ठीक है जी। देन इन अदर केस, इंडिविजुअल जिसको होल्ड सिर्फ, मतलब कि हु होल्ड्स ओनली सेफ एंड रिस्क लेस assets such as money in the form of cash or demand deposits will be taking almost zero risk but will also get no return। ठीक है, अगर आप अपनी जेब में ही पैसे रखे रखोगे या डिमांड डिपॉजिट्स सेविंग नहीं कर रहे हो, डिमांड डिपॉजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हो, तो फिर क्या होगा? रिटर्न भी नहीं मिलेगा अगर रिस्क नहीं है। समझ गए ना? एक तो रिस्क वर्ड्स होता है जो कि इन्वेस्ट तो करेगा, मैंने आपको कहा इन्वेस्टर्स हैं ये, है ना? या तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर या रिस्की इन्वेस्टर है। अब वो इंसान जो कि बहुत ही डरपोक है, जो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, ये बात करें। ठीक है,
देन बच्चा इन्होंने बात करी आगे, देयरफॉर पीपल प्रेफर मिक्स्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो ज्यादातर लोग हम जैसे क्या करते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रेफर करते हैं. ओके. Tobin's liquidity preference function, इसने कहा it is the relationship between rate of interest and demand for money. अगर higher the rate on return on bonds, individual क्या करेंगे, they would want to invest more on bonds, more in bonds, sorry, yes. Higher the rate of return, demand for holding money obviously will be less now. I would want to invest than to hold money in my hands. बेसिक बातें चल रही है, शुरू से कोई नई बातें नहीं है. ठीक है. Tobin's portfolio approach demand function for money as an asset slopes downward with horizontal axis shows demand for money and vertical shows rate of interest. So इसने कहा अगर rate of interest ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे एंड डिमांड फॉर मनी विल बी जीरो. आ जाओ दोबारा से ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. इसने कहा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में वी विल हैव डिमांड फॉर मनी. ठीक है. एंड वर्टिकल में वी विल हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न कह लो. ठीक है जी. ओके. अब इसने कहा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है या रिटर्न ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी विल बी जीरो. If the rate of return falls, demand for money will increase. I would rather want to hold money in my hands than to invest everything in the bonds. Yes or no? If rate of return further falls, demand for money will further rise. If rate of return is, say, suppose zero, demand for money will be maximum. So don't you think it's downward sloping? आगे समझ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है. ठीक है. उसके बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन कर्व शोज दैट एसेट्स डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज. ठीक है. इफ द रेट ऑफ रिटर्न फॉल्स एंड वाइस वर्सा. ठीक है. सो आई एम जस्ट लीविंग इट, यू कैन जस्ट राइट रीड. Tobin's liquidity preference theory has been found to be true by empirical. Empirical का मतलब होता है practical. ठीक है. प्रैक्टिकल स्टडीज के बेसिस पे ही है, जिसमें इन्होंने क्या बात करी, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी को मेजर किया है ऑफ डिमांड फॉर मनी एज एन एसेट. ठीक है. अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी विल ऑलवेज बी मोर लेस, सॉरी इट विल बी लेस. नेगेटिव रिलेशनशिप है ना. इफ इंटरेस्ट इज मोर डिमांड फॉर मनी विल बी लेस. अगर इंटरेस्ट इज लेस डिमांड फॉर मनी विल बी मोर. सो इट इज इलास्टिक ना, सो इट डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट. क्लियर है. टॉपिन का समझ आया. दोबारा से मैं एक बार इन्वेंट्री तो क्लियर है, सबको याद है. उसके बाद की दोनों ऊपर ऊपर से बता रही हूँ ताकि दिमाग में क्लियरली बैठ जाए. फ्रीडमेंट रीस्टेटमेंट, इसने क्या किया, कीन्स की स्पेकुलेटिव मनी को उठाया और उसके अंदर चेंजेस लाए. ठीक है. तो उसको एसेट प्राइस थ्योरी के बारे में बात कर रही है. ओके. देन इसने कहा कि यहाँ पे दो चीजें हैं. कीन्स कहता था करंट इनकम, ये क्या कहता है, परमानेंट इनकम. दूसरी चीज ये कहता है रिटर्न ऑन एसेट. तो इसने कहा अगर रिटर्न ज्यादा है तो हमारे पास रिस्क भी ज्यादा है, अदरवाइज वैसा वर्सा है. हाँ या नहीं. तो इसने कहा उसके बाद हमारी जो है चार डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है. नंबर वन क्या है, टोटल वेल्थ. टोटल वेल्थ क्या है, परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट. यस, डिस्काउंट रेट. सो यहाँ पे भी आगे चार पांच चीजें, मनी, बॉन्ड्स, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. राइट. उसके बाद नेक्स्ट है प्राइस लेवल. इफ प्राइस लेवल इज मोर, demand will be more. If price level is less, demand will be less. Next is opportunity cost. It rises as the rate of interest rises. Yes, people would rather want to invest in high interest bearing assets than holding. Right. Last is inflation. If inflation increases, it reduces the real value. Therefore, people would want more money to spend. Okay. Very good. Then demand for money as a behavior towards risk. ये किसने दिया, जेम्स टॉबिन ने दिया. ठीक है. इसने क्या कहा, लोग जो है वेल्थ ज्यादा प्रेफर करते हैं देन लेस वेल्थ. और उसने फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करी कि लोग जो है अपना परेशान होते हैं कि हमारे को पैसा जो है क्या करना है, इन्वेस्ट करना है कि हाथ में रखना है. ठीक है. सो हर इंसान अगर इन्वेस्ट करता है तो वो एक पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है. फिर इसने दो तरह के इन्वेस्टर्स की बात करी, रादर तीन बातें करी इसने. दो तरह के इन्वेस्टर्स और एक बात करी कि जो इन्वेस्ट नहीं करेगा. जो इन्वेस्ट नहीं करेगा उसको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि कोई रिस्क नहीं है. हाँ. दूसरी बात इसने क्या करी कि इन्वेस्टर्स दो तरीके के, रिस्क अवर्स एंड रिस्की. जो रिस्क अवर्स है वो क्या करना चाहेंगे, कम से कम जो रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न क्या होने वाला है, कम होगा. यस. और जो रिस्की इंसान है वो रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स करेगा बट उसमें रिटर्न भी इसको ज्यादा मिलेगा. ठीक बात है.
तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर। लास्ट इसने लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन बात करी। लिक्विडिटी मतलब हाउ मच मनी यू वुड वांट टू होल्ड। ठीक है। सो उसने कहा इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे आर नेगेटिवली रिलेटेड। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसने कहा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर मनी विल बी लेस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी विल बी मोर। ठीक है, सो इट इज इनवर्स रिलेशनशिप। एंड इसमें क्या इंटरेस्ट इलास्टिसिटी दिख रही है। क्लियर। ओके, श्योर, आगे चलूं। साथ के साथ वो कौन कौन क्वेश्चंस घर पे देख रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं, जो मैंने बुकलेट दी थी देखनी शुरू कर देंगे। दी थी ना पूरे मैक्रो की, वो देखनी शुरू करो। सो सप्लाई ऑफ मनी में हमने मल्टीप्लायर तक कर लिया था, उसी की थ्योरीज आगे रहेगी, वो पढ़ लेते हैं आज। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी, दिस इज पेज नंबर 8.29। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी। दोबारा से, अभी जो हमने फ्रीडमैन अभी पढ़ी थी ना कहानी, जिसकी अभी पढ़ी थी फ्रीडमैन, सेकेंड लास्ट अप्रोच, कह रहे उसने यहाँ पे इस बारे में बात करी, मिल्टन फ्रीडमैन एंड आना श्वार्ट्ज। ठीक है, आना श्वार्ट्ज एक और औरत आ गई, उसने भी इस बारे में बात करी कि मनी मल्टीप्लायर की अप्रोच क्या है। ठीक है, सो बच्चा इट कंसिडर्स थ्री फैक्टर्स एज इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कह रहे तीन चीजें जो कि मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करती है या इफेक्ट करती है, तीन है। किस किसने दिया पहले तो बताओ, दो बंदों ने, किसने, मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना श्वार्ट्ज ने। ठीक है, नंबर वन इसने कहा, द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? द मनी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ने जो इशू किया। ठीक है, जो पावर में है अभी, फिएट मनी। यस, एक तो उसकी सप्लाई, मनी सप्लाई जो मार्केट में जितना सप्लाई होता है, स्टॉक है नहीं, स्टॉक कंसेप्ट है, हाँ या नहीं। नंबर टू, द रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिपॉजिट्स और रिजर्व रेशियो आर। दूसरी चीज इसने कहा कि रिजर्व रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज रिजर्व रेशियो? LRR। ठीक है ना, LRR इज योर लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको मैं ओपन करूं तो CRR प्लस SLR। तो देखो जितना बड़ा रिजर्व रेशियो होगा उतनी ही कम क्रेडिट क्रिएशन होगी, सप्लाई ऑफ मनी, हाँ या नहीं। और जितना कम आर होगा उतनी ही ज्यादा। यस, सो डिपॉजिट यही होता है ना, हम कैसे करते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय रेशियो कर दो, मल्टीप्लाई करने की जगह सीधा डिवाइड कर दो तो एक स्टेप कम हो जाएगा, है ना। यस और नो, तो सीधा इन्होंने वही बात कर दी। इन्होंने कहा डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय रिजर्व्स। दो चीजें समझ आई। पहली बात, कितना सर्कुलेशन में पैसा है। दूसरा, क्रेडिट क्रिएशन बारे बात करती, इन्होंने कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन रिजर्व रेशियो। हायर द रिजर्व, लोअर विल बी द सप्लाई, यस क्रिएशन कम होगी। और लोअर द आर, हायर विल बी द सप्लाई या फिर क्रेडिट क्रिएशन। तो सीधा इन्होंने कह दिया, प्लस टू में क्या करते थे, डब्बा बनाते थे ऐसे, प्राइमरी डिपॉजिट, फिर वो जो हमारा LRR का रेशियो होता था जितना हम रखते थे, फिर उसके बाद हम कितना सेकेंडरी डिपॉजिट करते थे। इन्होंने कहा वो मल्टीप्लाई करने की जगह आप सीधा डिवाइड कर दो, तब भी आंसर सेम आते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स करके देख लेना कभी वेले बैठ के। तो इसने सीधा ये का R डिवाइडेड बाय D, दैट इज रिजर्व्स बाय डिपॉजिट्स। क्लियर, दो चीजें। थर्ड, द रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट्स और करेंसी डिपॉजिट रेशियो। दूसरा इसने कहा कि कितना पैसा है जो कि लोगों ने डिपॉजिट करके हमारे पास आया। देखो एक तो क्रिएशन से आ रहा है, और दूसरा जो एक्चुअल में लोगों के हाथ में पैसा है। करेंसी उसी को कहेंगे ना जो हम जैसे लोगों के पास पैसे हैं। ठीक है, दोबारा से बात करते हैं। तीन इसने मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स बोले। इसने कहा पहली चीज कि कितना जो हमारा गवर्नमेंट है वो इशू कर रही है पैसे, दैट इज हाई पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट उसने बात करी कि सेंट्रल बैंक, सॉरी कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर पा रहे हैं, दैट इज रिजर्व बाय डिपॉजिट बाय रिजर्व, राइट, रिजर्व रेशियो। नंबर थ्री इन्होंने कहा करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, मतलब कितना हमारे पास पैसा है और उसमें से कितना हम डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका रिलेशनशिप। क्लियर है, श्योर। सो यू मे नोट दैट दीज, देखो क्यों ये करेंसी टू डिपॉजिट क्यों पढ़ रहे हैं, किसी को पता है इसका कारण क्या है? अगर हम अपनी जेब में ही पैसे रखे रखते हैं तो बच्चे क्या वो मल्टीप्लाई होगा कि वो उतना ही रहने वाला है? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कितना ऐसा पैसा है जो कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेकंड में तो मल्टीप्लाई होगा ना, क्रेडिट क्रिएशन।
So you may note that these represents the behavior of the central bank, behavior of the commercial. देखा ये this is central bank मैंने आपको बताया ना, how much is issued in central bank high power. Second is credit creation, yes or no? तो commercial banks and third क्या people, हम लोग कितना पैसा अपने पास रखते हैं और कितना जमा करते हैं, currency to deposit, that is with public. हम तीनों के रिलेशनशिप समझ आ रहे हैं. फर्स्ट वाला क्या है, आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का. सेकंड क्या है, कमर्शियल बैंक से क्रेडिट क्रिएट करते हैं, कोई और नहीं कर सकता. और तीसरा करेंसी और डिपॉजिट्स का रिलेशनशिप कौन एक्सप्लेन करेगा, हम लोग करेंगे. कितना हम अपने पास रख रहे हैं और कितना हम जमा कर रहे हैं, दैट इज विद द पब्लिक. ठीक है, सो ये बात करी इन्होंने. वी शैल नाउ डिस्क्राइब ईच अलग से. नंबर वन, बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सप्लाई करता है हाई पार्ट मनी, यस और नो, वही तो छापेगा, वही तो बताएगा कि मनी सप्लाई मार्केट में कितनी होनी चाहिए, तो हाई पार्ट मनी का सप्लायर वही है. दूसरा, वो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज के थ्रू मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करता है, इंक्रीज डिक्रीज. ये नहीं. सो बच्चे, सप्लाई ऑफ हाई पार्ट मनी कंट्रोल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी. सो यहाँ पे आप देख लो, the behavior of central bank which controls the issue of currency is reflected by the supply and nominal high part money. Money stock is determined by the money multiplier. कितना मल्टीप्लाई हो पा रहा है, मतलब कितना वो रिजर्व की बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं. एच इज ए हाई पार्ट मनी. वो भी कैसे डिटरमाइन करेगा, क्रेडिट क्रिएशन को वही तो करता है ना. देखो कैसे करता है, अगर तो रेट्स इंक्रीज कर देगा, व्हाट विल हैपन, क्रेडिट क्रिएशन विल बी लेस, यस और नो. अगर रेट्स कम कर देगा तो क्रेडिट क्रिएशन विल बी मोर, वो बात कर रहा है. तो ये कंट्रोल कर रहा है ना एक तरह का, समझ आ गया ना आपको, मोटा मोटा समझ आना चाहिए. पहली चीज तो पैसा ये इश्यू करता है तो हाई पार्ट करेंसीज के हाथ में, और उसको कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है वो भी इसके हाथ में, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज. क्लियर. So if the behavior of the public and the commercial banks remain unchanged, यहाँ पे एक assumption क्या है कि बाकी सबका behavior unchanged है, same है, तो उससे impact क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का चेंज आएगा. So कह रहे थे total supply of nominal money will vary directly with the supply of nominal high part money issued by the central bank. तो impact कौन करेगा, देखो तीन में से दो चीजें अगर constant है तो एक ही चीज कौन सी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, आरबीआई, वो ही इम्पैक्ट कर पाए. ओके, समझ आ गया. नंबर वन इजी था, सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक्स. क्या हो रहा है आज, कमर्शियल बैंक्स बच्चे रिजर्व रेशियो के ऊपर उनका बिहेवियर डिपेंड करता है, तो वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं बेस्ड अपॉन योर रिजर्व. और इन्होंने एलआरआर की जगह जो वर्ड यूज किया है, कैपिटल आर किया हुआ है. ठीक है, आर क्या, टोटल रिजर्व्स है. मैंने आपको बताया था रिजर्व्स भी हमारे पास क्या होता है, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि आपको सेंट्रल बैंक ने कहती है इतना तो मेंटेन करना ही करना है, बट आपकी मर्जी है ना. आप कमर्शियल बैंक हो, अगर आप डिपोगे तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी जमा अपने पास कर सकते हो, उसको हम एक्सेस रिजर्व के नाम से बोलते थे, मैंने आपको बताया भी था. सो एक्स्ट्रा रिजर्व जो कि कमर्शियल बैंक अपने पास जमा करके रखते हैं, उसको क्या कर देते हैं, एक्सेस रिजर्व. ठीक है, उसको ई से डिनोट किया मैंने हर जगह. ओके. So, बच्चे, creating credit by the commercial bank is determine the total amount of nominal demand. Behavior of commercial banks is reflected by the ratio of reserves to deposits, that is also known as reserve ratio. ठीक है, तो कह रहे हैं ये कैसे behavior पता चलेगा, deposits to अपना ये what do we call reserve. ठीक है ना, कि कितने deposits हैं उनको हम कितना create कर पा रहे हैं, depending upon the ratio. Which ratio? Reserve ratio. And what is the impact of reserve ratio on your credit creation? Again, higher, then it will be lower. If it is less, then it will be more. Clear? किसी को परेशानी हो रही है, रुद्र? बच्चे मेरी बात सुनो, जो आपने प्लस टू में पढ़ा था, आपने क्रेडिट क्रिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ा होता है. क्रेडिट क्रिएशन में हमने क्या कहा होता है, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR, ऐसा कुछ पढ़ा होता है ना, पढ़ा है ना ऐसा. तो इन्होंने कहा एलआरआर की जगह इन्होंने जो वर्ड यूज कर दिया, वो क्या कर दिया, आर. डीपीडी की जगह इन्होंने सिंपल कह दिया डिपॉजिट्स. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डी डिवाइडेड बाय आर. अब ये क्वेश्चन है, से सपोज आपके पास डिपॉजिट्स 1000 थे, आरबीआई ने आपको कहा था कि 10% आपको जमा करके रखना है, तो आप कितना क्रेडिट क्रिएट कर पा रहे थे, 900 फर्स्ट गो में. हाँ, ये नहीं, नहीं तो अगर टोटल की बात करें तो 100 टाइम्स हो जाएगा, कितना होगा, नहीं कितना होगा यार, कितना होता है, 110, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स होगा, चेक करो, देख लो ना.
कितना होता है, करो। 1000 डिवाइडेड बाय 10% कर लो। 10,000 आ जाएगा वैल्यू, मतलब 10 टाइम्स। ठीक है ना। तो 10,000 मेरे पास क्या होना चाहिए एक्चुअल में, एंड में रिजर्व आना चाहिए जो क्रेडिट क्रिएट होके आएगा, हाँ या नहीं। अगर मैं इसको उल्टा ले लूं, से सपोज इस वैल्यू को मैं 20% ले लूं, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5,000। तो अगर रिजर्व ज्यादा है तो क्रिएशन कितनी हो रही है, लेस। अब अगर मैं इसको 5% ले लूं, इसको 5% ले लिया जाए तो 20,000 ले गए थे, है ना। तो ज्यादा हो रहा है, तो बात करिए। अगर रिजर्व लेस है तो क्रिएशन ज्यादा है, अगर रिजर्व ज्यादा है तो क्रिएशन क्या है, कम है। क्लियर। तो इसको रिजर्व रेशियो बोला गया, दैट इज डिपॉजिट्स बाय रिजर्व्स। क्लियर है ये वाली बात। देन सो कह रहे हैं इफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो डिपेंड्स अपॉन अदर वेरिएबल्स आल्सो, बट हम उसको क्या मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं। मोर रिजर्व्स वुड बी नीडेड टू इंक्रीज, मोर रिजर्व्स अगर हमारे पास हैं, सॉरी, तो दैट विल क्रिएट लेस क्रेडिट। यस। So it implies banks must contract their loans, causing a decline in the deposits and hence the money supply. So अगर रिजर्व ज्यादा है तो बच्चे उससे क्या होगा, लोन्स कम दे पाएंगे हम, हाँ ही नहीं। क्रेडिट क्रिएशन मतलब कम हो रही है, लोन्स कम दे पा रही है तो लोगों के पास पैसा कम जा रहा है, मनी सप्लाई कम हो रही है, ठीक बात है। अगर और उल्टा ले लो, फॉल इन द रिजर्व रेशियो, ग्रेटर विल बी द एक्सपेंशन, मतलब क्रेडिट एक्सपेंशन हो रही है, मनी सप्लाई विल बी मोर, लोन ज्यादा दे पाएंगे ना। ये समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? To sum up, यही बात मैंने आपको बताई थी, स्मॉलर द रिजर्व रेशियो लार्जर विल बी द मनी मल्टीप्लायर। ठीक है ना। इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाता है, सिंपल सी बात है। प्रोसेस आपको आती है, एक बार ऊपर ऊपर से मैंने समझा दी। किसी को परेशानी है इसमें तो पूछ लो। In actual practice, however, commercial banks keep only the required fractions of their total deposits in the form of cash reserves. However, हम जो है एक्चुअल से थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिजर्व। ठीक बात है, उसके बारे में इन्होंने बात करी है। कह रहे से सपोज बैंक से तो आपको कहा कि आपको 10%, आरबीआई ने आपको कहा 10% आपको रखना है अपने पास, लेकिन आप क्या करो, आप कह रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि आगे मेरे को थोड़ी परेशानी होने वाली है, तो मैं 2% जो है रिजर्व जमा करके रख रही हूँ। ठीक है। सो एक्स्ट्रा जितना आप कर रहे हो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सेस रिजर्व। 2% इज योर एक्सेस रिजर्व, दिस इज रिक्वायर्ड रिजर्व एंड दिस इज योर टोटल रिजर्व। क्लियर। So commercial banking system actual reserve may be greater than the required, since देखो मिनिमम रिक्वायर्ड से कम तो नहीं कर सकते हैं, रिक्वायर्ड तो स्टैट्यूटरी है, रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, इससे कम नहीं कर सकती, बट इससे ज्यादा कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा किया उसको हम एक्सेस रिजर्व्स कहते हैं। ओके। So since a bank keep higher than the statutory required percentage, their deposits in the form of cash reserve as a buffer against events requiring cash, so that is known as excess reserve. Clear? तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, से सपोज रिक्वायर्ड रिजर्व इज 600, यू कीप 800, हाउ मच इज एक्सेस, 200। क्लियर। We know that the cost to the bank while holding excess reserve is the opportunity cost, obviously। अब वो वाला पैसा 200 जो आपने एक्स्ट्रा अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखा, कैश के बारे में बात करते हैं सिंपल सी, मतलब परसेंटेज की जगह टर्म्स में बात करते हैं पूरी। तो से सपोज आपको 600 रुपए रखने थे अपने पास, आपने 800 रुपए रखे, तो जो 200 एक्स्ट्रा क्रेडिट क्रिएट कर सकते थे वो नहीं कर पाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हो उसको, किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बैंक्स की। क्लियर है यशिका। फिर उसके बाद बच्चा, तो ये लिख लो, इफ इंटरेस्ट रेट इज मोर, इंटरेस्ट रेट मतलब जितने पे मैं इश्यू कर सकती हूँ, ठीक है, लिख लो। इफ इंटरेस्ट रेट इज मोर, मतलब इंटरेस्ट रेट मतलब जो मैं लोगों से चार्ज कर सकती हूँ मार्केट में, सोचो ना, रिजर्व रेट ज्यादा है तो मैं लोगों से ही तो करती थी ना, पब्लिक से ही तो हम फिर एक्स्ट्रा चार्ज करते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस और नो। हाँ। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आरबीआई मेरे से कह रहा है ज्यादा रिजर्व रखो, मतलब हाई रेट पे, मैंने उससे ज्यादा अपने पास एक्स्ट्रा रख लिए। समझ आ रही है कहानी। आरबीआई ने तो मुझे 600 बोले रखने के लिए, मैंने 800 रखे। अब
मैं अगर वो 200 एक्स्ट्रा ना रखती तो मैं लोन देती तो उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे मिलता, नहीं मिल रहा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या हो जाती है फिर, हाई, दिख रही है, ठीक है। सो इफ इंटरेस्ट रेट इज हाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व इज ऑल्सो हाई। तो अब आप क्या करना चाहोगे, एक्सेस रिजर्व ज्यादा रखना चाहोगे कि कम रखना चाहोगे, कम, सो एक्सेस रिजर्व विल फॉल। अक्षय, ऐसे, रुद्र, ऋषिका, ऋषिका में तो है, आदित्य बेटा, मयूर, माधव, उल्टा ले लो, इंटरेस्ट रेट बैंक ने कम कर दिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ने, आपने बच्चे, अगर इंटरेस्ट रेट कम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर, लेस ना, मार्केट से इतना पैसा नहीं मिल रहा, तो मैं अपनी सिक्योरिटी देख लूं, मेरे को डर लग रहा है ना, तो मैं अपने पास पैसा क्या है जमा करके रख लूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा नहीं है तो एक्सेस रिजर्व्स क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। आगे समझ, एमसीक्यू बन जाता है इस पे। Therefore, we can conclude that the banking system's excess reserve is negatively related to the market rate of interest. देख रहे हो ना, negatively related है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो एक्सेस रिजर्व फॉल होते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होते हैं तो एक्सेस रिजर्व राइज होते हैं। सो दिस इज अगेन एन एमसीक्यू, दैट इज, we can conclude that banking system's excess reserve is negatively related to market rate of interest. If market rate of interest rises, opportunity cost also rises, therefore excess reserves are less, ठीक है। तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक बारी के लिए मैं ब्लैक कर देती हूँ, छुपा रही हूँ, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ रिलेशनशिप, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो एक्सेस रेट कम हो जाएगा, है ना, एक्सेस रिजर्व में कम कर दूंगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा कम है तो एक्सेस रिजर्व को मैं बढ़ा सकती हूँ बिना दिक्कत के, ठीक है जी, क्लियर। इफ बैंक्स फियर दैट द डिपॉजिट आउटफ्लो आर लाइकली टू इंक्रीज, मुझे ये डर लग रहा है कि लोग जो है अपने पास पैसा मेरे पास नहीं जमा करेंगे, है ना, डिपॉजिट आउटफ्लोज आर लाइकली टू इंक्रीज, मतलब लोग जो है पैसे निकाल लेंगे, मेरे पास नहीं जमा कर रहे, देन व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज एक्सेस रिजर्व रेशियो, मैं अपने पास जमा करने लग जाऊंगी एक्स्ट्रा पैसा, तभी तो इनवर्स रिलेशनशिप हुआ ना यार, नहीं तो उल्टा। सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है ना, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा हो, ठीक है, व्हाट विल हैपन, हाँ वो ठीक है, लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ माइंड में ज्यादा है लोग, क्योंकि लोन नहीं ले रहे ना, लोन नहीं ले रहे, ठीक है, तो लोन नहीं ले रहे, मुझे पता है कि विड्रॉल होना नहीं, क्रिएशन होगी नहीं, तो मैं अभी क्या कर पाती हूँ, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है, मेरे को क्या है, आगे समझ, कहानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ भी और डिफॉल्ट के साथ भी लिंक करके क्लियर, बस एंड में करते ही पूछा जाएगा दैट देयर इज नो यूनिवर्सिटी, क्लियर। Then, as you know, money is mostly held in the form of deposits. Therefore, money supply will become subject to shocks on account of behavior of the commercial banks, which may present various variations over time, either cyclic or more permanently. कह रहे हैं कि मनी सप्लाई जो है डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। सो वो कमर्शियल बैंक्स कह रहे हैं कि उनका बिहेवियर साइक्लिक भी हो सकता है, नहीं तो परमानेंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है, बेसिक सी बात है, कुछ नहीं है। फॉर इंस्टेंस, इन द टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस बैंक्स क्या करेंगे, क्या पैसा ज्यादा से ज्यादा लेंड करना चाहेंगे कि कम से कम लेंड करना चाहेंगे, कम से कम करेंगे, ठीक है, मे बी अनविलिंग टू लेंड टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल। आपको पता है कि जो एसएमईज होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती है, उनको सबसे कम क्रेडिट जो है दिया जाता है मार्केट, कारण क्या है उसका, कुछ किसी को पता है, गैप्स होते हैं उनको ना, उनको फंडिंग प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर अब नीति आयोग ने इस टाइम पे एक गोल बनाया हुआ है कि हमें एसएमईज को इम्प्रूव करना है। कभी भी एसएमईज को नहीं करा गया, आपने जब अपनी 5 ईयर प्लानिंग्स भी पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था, एसएसआईज को इंपॉर्टेंस मिली थी, प्रायर एलपीजी, उसके बाद हमने लार्ज स्केल को दे दिया था एवेन्यू आफ्टर 1991 एलपीजी पॉलिसीज, मीडियम कभी पढ़ा हमने, नीति आयोग ने उसके ऊपर प्रेशराइज किया, तो ये अभी नीति आयोग को छोड़ दो एक बार, क्योंकि वो तो चल रहा है ना अभी, फर्स्ट 32 तक है अभी, खत्म नहीं हुआ, तो फर्स्ट नीति आयोग का अभी ऑब्जेक्टिव है, लंबे प्लान्स बनते हैं, कोई बात नहीं, अभी लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे यही बातें।
सो बच्चे यहाँ भी क्या करा है, इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस है जो एसएमईज होती है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, इनको क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे, ये बहुत कम पैसे में तो चल नहीं सकते, तो इनको शॉर्ट टर्म लोन्स जो है ये इसलिए नहीं उठा पाते। कारण क्या है कि एकदम से पैसा देना इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत इस्टेब्लिश्ड नहीं है, और ये स्मॉल भी नहीं है कि थोड़े से पैसे में रच जाए। लॉन्ग टर्म ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, मतलब एक लॉन्ग टर्म इनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी एसएमईज को प्रमोट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इनके इनको ना एक प्रॉब्लम जो है, दे हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ फंडिंग गैप। ठीक है, सो यहाँ पे ये बात करी कि एसएमईज को हर कोई कम से कम लोन देना चाहता है, तो वो वाली प्रॉब्लम इन्होंने बात करी कि एसएमईज, मतलब एक बार के लिए समझ आ रहा है क्यों हम सिर्फ एसएमईज की बात कर रहे हैं, स्मॉल की नहीं कर रहे और लॉन्ग की नहीं, लार्ज की नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एसएमईज जो है ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उनको लोन की प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो उन्होंने ये बात करी, देखो स्मॉल को हम दे देंगे एक बार के लिए, क्योंकि उनको तो ज्यादा पैसों की जरूरत है नहीं और सेफ इन्वेस्टमेंट है। जो बड़ी कंपनी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो डूबेंगे नहीं, वो तो पैसा देंगी देंगी, कौन है बीच वाला बंदा फंसता है वैसे, तो एसएमईज फंस जाते हैं। ठीक है, सो बच्चा यहाँ पे इन लोगों को हम कम से कम पैसा देंगे, हु में बिकम क्रेडिट कंस्ट्रेंट फेसिंग हाई रिस्क प्रमाय ऑन देयर बोरोइंग्स। तो अगर से सपोज एसएमईज को अब इंटरेस्ट रेट मतलब चाहिए लोन, तो उनको इंटरेस्ट रेट क्या देंगे हम, हाई, तो क्रेडिट कंस्ट्रेंट आ गया ना, उनके पास प्रॉब्लम खड़ी होगी क्रेडिट की। The rising interest on bank credit to the commercial sector reflecting higher rate can coexist with the lowering of the policies rates by central bank। तो कह रहे हैं ये ठीक कैसे हो सकता है, सिर्फ जब सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा और मनी सप्लाई को इंप्रूव करेगा, तब तो हम सस्ते में एसएमईज को भी इंटरेस्ट दे सकते हैं, हाँ या नहीं। द लोअर क्रेडिट डिमांड, द लोअर क्रेडिट डिमांड can lead to sharp de-escalation in monetary growth at times when the central bank pursues an ease monetary policy। कहने का मतलब ये कहानी क्यों समझाएगी, सिर्फ इस लाइन के लिए कह रहे हैं कि अगर कभी क्रेडिट जो है मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं हो पा रहा, मतलब कम जो बैंक्स है वो क्रेडिट नहीं क्रिएट कर पा रहे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, लोग पैसा नहीं उठा पा रहे, तो कौन बचाने आएगा, आरबीआई। आरबीआई कैसे इंप्रूव करेगा, मॉनेटरी पॉलिसीज को ईज कैसे करेगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के थ्रू, दैट मीन्स लोअरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो डी एस्केलरेशन विल नाउ बी एस्केलरेटेड। ओके, सो इट वाज डन। ये जो है ये नीचे बॉक्स इन्होंने जो बात करी ना बिलो, रेफर बॉक्स 1, इसमें क्या है, कह रहे कोविड के टाइम पे लेंडिंग जो है बहुत ज्यादा इनकरेज की गई थी बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द आरबीआई। ओके, सो ये आप पढ़ना चाहो तो घर पे आराम से पढ़ सकते हैं। लास्ट इज बिहेवियर ऑफ पब्लिक। दिस इज अ लिटिल बिग, आई थिंक इट वोंट बी फिनिश्ड बिफोर मैम कम्स, सो लेट्स कीप इट पेंडिंग। ओके, क्योंकि ये नेरी केस अभी तो खत्म होएगा नहीं 10 मिनट में मैं अगर करूँ तो।